हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विलेज। तो आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो हमारा कुछ रह गया था, हम उस पार्ट को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो कंटिन्यू करें हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसके एक्सेप्शंस। ठीक है, दिए फर्स्ट हॉबीज़। In certain hobbies like collection of various stamps and coins, rare paintings, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. This increases marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity and continuity. अभी देखिए हॉबीज़ का क्या है। तो अभी कुछ हॉबीज़ होती है जैसे हमने दिया है कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स। किसी किसी को ऐसी हॉबी होती है जो कोई अलग अलग तरह के स्टैम्प्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं जिनको वो कलेक्ट करना पसंद करते हैं। उसके बाद रेयर पेंटिंग्स, म्यूज़िक्स होते हैं, रीडिंग होती है, ये सारी हॉबीज़ हैं हमारी। द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। अभी इस पर ये होल्ड नहीं कर सकता है ये लॉ, क्योंकि एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। ये जो कुछ भी एडिशनल इसमें स्टॉक एडिशनल इसमें इंक्रीज होता है वो ज़्यादा प्लेजर मिलता है। तो दिस इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर दिस वायलेट्स द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी जो अजम्पशन है उसको एक्ट करते हैं। देन सेकेंड इज मिसर। इन द केस ऑफ मिसर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। अभी देखिए मिसर क्या होता है। जब मिसर के बारे में हम देखेंगे तो मिसर के बारे में अगर देखेंगे तो एवरी एडिशनल रुपीज़ जो हमारा रुपी होता है वो गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। मतलब वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देने का ट्राई करता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मनी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। जैसे जैसे हमारा स्टॉक ऑफ मनी मतलब मनी का जो स्टॉक होता है वो इंक्रीज होता है, वैसे ही वो मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती जाती है। सो दिस सिचुएशन इग्नोर्स द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो अजम्पशन में हमने देखा था रैशनैलिटी वो इसमें इग्नोर हो जाता है ना, इग्नोर हो जाता है। देन आगे दिया हमें एडिक्शंस। थर्ड इज एडिक्शन। It is observed in a case of drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. So, MU received by drunkard may increase. Actually, it is only a illusion. This condition is similar to almost all addiction. However, this violates assumption of rationality. अभी जब हमने अजम्पशन में देखा था रैशनैलिटी, तो ये एक रैशनैलिटी का पॉइंट था हमारा। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ऐसा देखा गया है कि एडिक्शंस के बारे में जो होते हैं, इंटॉक्सिकेशन होता है ना, इंटॉक्सिकेशन मतलब वो इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स होता है ना, जो ड्रंकार्ड होता है उसकी लेवल ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। तो इसे शॉर्ट में मैंने आपको पूरा बता दिया कि दिस कंडीशन इज़ सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शंस। सारे एडिक्शंस को सिमिलर है ये कंडीशन। तो इसके लिए हमारा जो रैशनैलिटी जो है अजम्पशन के बारे में हमने पढ़ा था
वो ऐसे वायलेट्स होता है. Then fourth is power. This is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases. He desires to have more and more of it. However, this again violates the rationality assumption. अभी देखिए, पावर का मतलब ही हमें पता चलता है. पावर का मतलब क्या होता है कि शक्ति. मतलब अगर किसी पर्सन को कोई शक्ति मिल जाती है तो उसकी जो लस्ट मतलब उसकी जो इच्छा होती है कि कुछ मोर पावर पाने की, वो उसकी बढ़ जाती है. फिर वो उसके मन में ऐसी इच्छा हो जाती है कि उसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले. अगर मुझे कोई अच्छी पावर मिल जाती है तो फिर मुझे ऐसा लगेगा, अगर मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाती हूँ, मुझे कोई जॉब मिल जाती है, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं कैसे अपने इनकम को बढ़ाते जाऊँ. मतलब कैसे मुझे पैसे ज़्यादा मिलते जाएंगे. तो ऐसी ये पावर है. तो इसकी वजह से भी रैशनैलिटी अजम्पशन है उसको वायलेट हो जाता है. मतलब उसको जो एक तरह का हम कहते हैं ना ब्रेक करना, वो वैसे. देन नेक्स्ट इज़ मनी. It is said that the MU of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases. ये देखिए, MU जो है, MU of money, ये कभी ज़ीरो नहीं होता है. It increases when the stock of money increases. ये इंक्रीज़ कब होती है? जब हमारा मनी का स्टॉक होता है वो इंक्रीज़ होता है तब. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. ये मनी एक्सचेंज करने का एक मीडियम है. हम जिसे कहते हैं हमारे पैसे को एक दूसरे मतलब अदला बदली करने का ये एक माध्यम कहा जाता है, जिससे हमारी सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है. However, according to some economists, this law is applicable to money too. मतलब ये लॉ जो है मतलब जो इकोनॉमिस्ट थे इनके हिसाब से जो हमारा लॉ था वो उन्हें भी मनी को भी लागू होता है. फॉर एग्जांपल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू अ पुअर पर्सन दैन टू रिच पर्सन. ये देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी मनी की ये ज़्यादा होती है. किससे ज़्यादा होती है? तो अगर कोई गरीब आदमी मतलब अ पुअर पर्सन दैन टू अ रिच पर्सन. मतलब जैसे गरीब आदमी की मतलब देखिए, हाँ, जैसे गरीब आदमी से ज़्यादा रिच पर्सन की ज़रूरत है वो ज़्यादा होती है, ऐसे उन्होंने कहा है मार्जिनल यूटिलिटी का. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे आगे. However, these exceptions are only apparent. So these exceptions are only apparent since they violate some or the other assumption of the law, and hence they are not real exceptions. Okay. So कुछ जो है वो violate होते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो लॉ वो रियल नहीं होते, सिर्फ फेक होते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे हमने देखा हमारे जो एक्सेप्शंस थे वो ख़त्म हो जाते हैं. अभी हम क्रिटिकिज़म्स ऑफ द लॉ देखते हैं. लॉ के अंदर जो भी कुछ क्रिटिकिज़म्स होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे. देखिए, अब हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें 5 पॉइंट्स हैं. हम 5 पॉइंट्स देख लेते हैं. Unrealistic assumption. The law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. और unrealistic assumption क्या है? मतलब हमारे लॉ में क्या क्या मिस्टेक्स बता गई है वो देखिए. The law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions. अब ये बहुत से अलग अलग असम्पशंस पर बेस करता है. होमोजेनिटी हमने देखा, कंटिन्यूटी है, कॉन्स्टेंसी है, रैशनलिटी है, ये इन सब पे बेस करता है. लेकिन
इन रियलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फुलफ़िल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये सारी जो कंडीशन है हम इसको फुलफ़िल नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। सो ये हो गया हमारा अनरियलिस्टिक अजम्पशन। देन सेकेंड है कार्डिनल मेजरमेंट। द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली, so it can be added, compared and presented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept. अभी देखिए इन्होंने बताया कार्डिनल मेजरमेंट हम कर सकते हैं, अजम्पशन में हमने देखा। तो लॉ ये अज्यूम करता है कि वो उसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एज ए शेड्यूल। पर रियलिटी में देखा जाए तो वो हम इसको मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है यूटिलिटी। हमारी यूटिलिटी जो होती है मतलब हमारी ज़रूरत है, इसको हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। देन थर्ड इज इंडिविजिबल गुड्स। द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल and bulky goods like refrigerator, car, TV sets, etc., which are normally purchased in single unit at a time. देखिए तो इंडिविजिबल गुड्स, द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल एंड बल्की गुड्स। जो लॉ है वो इन चीज़ों, ये जो गुड्स है इन्होंने बताए हुए उसके एप्लीकेबल नहीं है, उस पर हम वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब टीवी हो गया हमारा, कार, रेफ्रिजरेटर, ये सारे नॉर्मली परचेज होने वाले गुड्स हैं। देन फोर्थ है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द लॉ अज्यूम दैट MU of each unit of money remains constant. However, critics argue that MU of money differs from person to person. It is influenced by changes in price, stock of money, etc. अभी देखिए भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये कांस्टेंट हो गया है। तो लॉ अज्यूम दैट MU ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अभी देखिए इन्होंने कहा है कि मतलब लॉ में बताया गया है कि MU जो है वो मतलब ईच यूनिट ऑफ अ पर्सन ये कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर सही में देखा जाए तो लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करता है कि MU जो है वो पर्सन से पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइसेस। अगर प्राइस में कुछ चेंज आ जाता है तो उस पर वो डिपेंड भी करता है। और स्टॉक ऑफ मनी, मनी का स्टॉक कम ज़्यादा हो जाता है, ये इसके वजह कहा गया है। अभी फिफ्थ पॉइंट है अ सिंगल वांट। The law is restricted to the satisfaction of a single want at a point of time. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. अभी देखिए अभी एक सिंगल वांट का कहा गया है। The law is restricted to the satisfaction of a single want at a point of time. कि लॉ में ऐसा कहा गया है कि हम अगर हमारा कोई एक वांट हो हम उसको एक टाइम पर सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए अ मैन हैज़ टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक टाइम पे दो चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी कर सकता है, ऐसा रियलिटी में होता है। लेकिन लॉ में बताया गया है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही वांट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने जो देखा है वो क्रिटिसिज्म्स थे लॉ के, मतलब लॉ में क्या क्या मिस्टेक्स होती है ऐसे। देन आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, मतलब हमें भले ही उसमें बहुत से क्रिटिसिज्म्स देखे लेकिन फिर भी हम इससे कोई इम्पोर्टेंट देना ही होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन उसने किया हुआ है, तो इसीलिए हमें इसको इम्पोर्टेंट तो देना ही होगा। तो हमें इसको इम्पोर्टेंस देना ही होगा और इसे इम्पोर्टेंट मानना भी होगा। सो हम इसके बारे में भी देखते हैं सिग्निफिकेंस।
First, usefulness to the consumers. Okay. This law creates awareness among the consumers to obtain maximum utility from the limited resources. It is necessary to diversify the consumption. अभी देखिए, फर्स्ट है यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स. तो दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस. लॉ की वजह से क्या होता है कि कंज्यूमर्स में अवेयरनेस क्रिएट होता है. टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज. अभी अगर हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करनी हो तो ज़रूरी है डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी होता है. सेकेंड, दे आर यूजफुल टू द गवर्नमेंट. द लॉ इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, देन ट्रेड पॉलिसी, देन प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा. ये देखिए, ये गवर्नमेंट के भी बहुत यूज़फुल है. द लॉ इज़ यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज़. बहुत सी अलग अलग पॉलिसीज़ मतलब कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ तैयार करने में ये लॉ उनके यूज़फुल हैं. और बाद में सच ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी हो गया, देन प्राइसिंग पॉलिसी, ये पॉलिसीज़ को वो फ्रेम कर सकते हैं. देन थर्ड इज़ बेसिस ऑफ paradox of values. The law of diminishing marginal utility helps us to understand the paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc., as well as goods that have more value in exchange and less value in use, such as gold, diamond, etc. अभी देखिए, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़. तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है, इसके वजह से हमें इसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं पैराडॉक्स, वैल्यूज़ को. पैराडॉक्स जो होता है वो, देन इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज़ एंड मोर वैल्यू एंड लेस वैल्यू इन एक्सचेंज. सो एयर, वाटर, सच एज एयर, वाटर, सनशाइन, इनमें जो होगी वो वैल्यूज़ हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज एंड लेस वैल्यू इन यूज, सच एज गोल्ड, डायमंड्स एंड एक्सेट्रा. उसमें ज़्यादा वैल्यू हो और फिर कम हो, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डायमंड, basis of law of demand. The law of demand is based on the law of diminishing marginal utility. The law of demand is based diminishing marginal utility पर ये बेस करता है. According to the law of demand, the quantity demanded for a good rises with a fall in price and fall with an increase in price. According to the law of demand, भी डिमांड का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस में जो गुड्स राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस, मतलब गुड्स की जो डिमांड होती है वो किस वजह से बढ़ती है, जब उसकी प्राइस फॉल हो जाती है, फॉल विद एन इंक्रीज इन प्राइस. और अगर उसकी प्राइस भी बढ़ सकती है. व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडीली डिक्लाइंस. हेंस he would buy additional units of a commodity only at a lower price. अगर किसी गुड की प्राइस कम हो जाती है तो वो कोई भी कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेना पसंद करेगा. अगर वो प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो उतने पैसे में थोड़ा कम खर्चा करेगा. तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ. तो अभी हम यहाँ पर हम अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ
एक ही पॉइंट बचा है जो है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। हम अभी इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। मैं आपको जल्दी मैं आपको समझा देती हूँ कि रिलेशनशिप क्या है। देखिए, हमें इसके लिए लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand. It is a perfect example of practical application of the law of diminishing marginal utility. तो अभी हमें यहाँ पर एक शेड्यूल दिया है, इसके हेल्प से हमें ये जो रिलेशन है हमें वो अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये शेड्यूल को ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेट अस अज्यूम दैट 1 यूनिट ऑफ अ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ₹10। ये है ना, यहाँ पे हमें दिया है। सो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन ₹10। देन मार्केट प्राइस कितनी है हमें दिखाई गई है ₹50। ये 50 की मतलब ये ₹50 हमें मार्केट प्राइस दी गई है। तो अभी देखिए अब हम आगे देखेंगे। देखिए, जब नंबर 1 देखेंगे, जब 10 होता है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी देखिए यहाँ पे 10 है, तो उसको हमने क्या किया, इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मार्केट प्राइस मतलब उससे हमें मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है एमयू को। तो देखिए, ये एमयू है और ये मार्केट प्राइस नहीं है, ये यूनिट है मनी। तो ₹10 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 10 इज़ इक्वल्स टू 100। देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है 10 × 10 इज़ इक्वल्स टू 100। अभी ₹100 आंसर आया है। सो अगर हमारी जो मार्केट प्राइस है वो तो थी ₹50। अब हमने कंपैरिजन में क्या लिखा कि 100 ml, ये जो 100 आई हमारी, ये ग्रेटर दैन 50 से ये ज़्यादा बड़ी है। मतलब ये इसके कंपैरिजन में MU ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे, 8 है यूनिट। तो 80 × 10 इज़ इक्वल्स टू 8 × 10 इज़ इक्वल्स टू 80। तो 50 से कंपेयर करेंगे तो 80 जो MU हमें बताई गई है वो इससे ग्रेटर ही है, 50 से ग्रेटर है, इसका मतलब MU बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए थर्ड पॉइंट पे देखेंगे कि 7 यूनिट है, तो आंसर आ रहा है 70। 7 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आंसर आ रहा है। फिर 50 हमारे मार्केट प्राइस है। फिर अगर 70 को हमने कंपेयर किया 50 से तो फिर 70 एक ग्रेटर ही आता है 50 से, ग्रेटर दैन 50। देन फोर्थ पॉइंट हो गया हमारे। 4 पॉइंट पे हमें 5 दिए है, 5 यूनिट है। तो 5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 आंसर आया है। 50 मार्केट प्राइस पे हमारी 50 है। सो 50 को हमने जब MU को हम जब मार्केट प्राइस से कंपेयर किया तो ये इक्वल आ गई प्राइस तो इक्वल आ गई। देन जब नंबर ऑफ यूनिट 5 है तब ये 3 है, तो 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आंसर आ गया। तो 50 से कंपेयर किया तो 30 MU जो है वो लेस दैन 50 है, ये 50 से मतलब कम आ गई मार्जिनल यूटिलिटी। जब आगे 6 जो है 6 पॉइंट पे 1 है तो ओनली जस्ट 10 आंसर आएगा। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली जस्ट 10 है। 50 से कंपेयर किया तो 10 MU जो है वो लेस दैन ही आएगा। तो ये ऐसा एक शेड्यूल है जिसमें देखेंगे हम यूनिट्स विच अ कंज्यूमर willingly buys because
MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस आर कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। जहाँ पे MU ये ज़्यादा होता है मार्केट प्राइस से, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। जब ये यहाँ पे देखिए, व्हेन यूनिट एट विच MU बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस, so it is a marginal unit, so it is a consumer equilibrium. The next, units which a rational consumer is not willing to buy and consume where he has to pay more than the MU are called extra marginal units। मतलब जब MU कम होता है मार्केट प्राइस से। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है, तो हमारा जो लेसन है वो यहाँ पे अभी ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर।